31 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी पीडीएम में से मैं भूल जाए। अब या आर या पार इंशाल्लाह। ऐसी कई जनवरी आई और कई चली गई। 31 जनवरी जब आएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मैं क्रिकेट खेलता था, अगर कमजोर टीम आ जाती थी मैं कहता था मैंने नहीं खेला, किसी और को खिलाओ इनके खिलाफ। मुझे तो चैलेंज लेके मजा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सवाल, मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे में 31 जनवरी 2021 बहुत अहम डेट थी जो कि आज है। और पीडीएम जो है उनका दावा यह था कि 31 जनवरी 2021 तक अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने इस्तीफ़ा ना दिया तो उसके बाद फिर वो अगला लाएअमल तय करेंगे, और जो लाएअमल तय करेंगे उसमें वो लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं इस्लामाबाद तक, या फिर वो इस्तीफ़े दे देंगे पार्लियामेंट से। आज 31 जनवरी है लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया, और उसके जवाब में अब जो पीडीएम की सूरत हाल है वो तो लॉन्ग मार्च तो हमें होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, इस्तीफ़े भी नहीं नज़र आ रहे, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान का लबो लहजा ज़रूर बदल गया। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज़िमनी इंतखाबात में मसरूफ़ है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वल तो वो बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की शादी की तकरीब में मसरूफ़ है, बट एट द सेम टाइम बिलावल भुट्टो साहब अब बात कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे और वहां से इमरान खान को वापस घर भेजेंगे। यानी कि जो पहले एक मौक़िफ़ था पीडीएम का उसमें अब तब्दीली है। तो एक तरफ तो ये है, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मौलाना फजलुर रहमान का कल का जो लहजा था जिसमें वो कहते थे कि अब इस्लामाबाद नहीं बल्कि शायद हम पिंडी का रुख कर दें, वो भी आपको दिखाते हैं। और फिर अभी का लबो लहजा जो है जिसमें वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये भी दिखाते हैं। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं। आपने देखा वो कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई नहीं है बल्कि गिले हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की बात करें तो हाल ही में मुख्तलिफ मौक़ों पे उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिया उससे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब वो ये समझ रहे हैं कि 2.5 साल हमने गुजार लिए, अगले 2.5 साल भी हैं हमारे पास परफॉर्मेंस के लिए, और मजीद मुझे तो ये लग रहा है कि खान साहब की नज़र अब आने वाले टेन्योर पर भी शायद है, क्योंकि उन्होंने तो डेमोक्रेसी के हवाले से एक जगह पर बात करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी में होता ही है 5 साल बाद नई गवर्नमेंट आती है, फिर वो नई पॉलिसी लाती है, पुरानी पॉलिसीज का तसलसल टूटता है तो वो तरक्की नहीं हो पाती है। क्या कह रहे हैं खान साहब, ये भी जरा सुनो। डेमोक्रेसी के अंदर जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता था, इस इलेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। मैं उन लोगों को समझा के थक गया हूं कि नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। ये फेरी टेल्स में ऐसी चीजें होती हैं। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। स्टेटस को डिसलॉज करना है दुनिया में, सिर्फ अगर सही तरह डिसलॉज होता तो वो खूनी इनकलाब होता है। तो इनकलाब ऐसे आता है, हमने एक खूनी इनकलाब तो आया नहीं, हमने तो बैलेट के जरिए चेंज लेके आए। असल जिंदगी के अंदर रिफॉर्म प्रोसेस एक जद्दोजहद का नाम है। तो इस्तीफा देना तो एक तरफ, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन की वजह से फिर तरक्की नहीं हो पाती है, और अगर स्टेटस को तब्दील करना हो तो फिर खूनी इनकलाब चाहिए होता है, और फिर खूनी इनकलाब आता है तो स्टेटस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है, एंड देन यू स्टार्ट ऑफ विद द न्यू पॉलिसी एंड यू गो इन द न्यू डायरेक्शन। और फिर मेरे ख्याल से उनका माइंड सेट यह है कि नया पाकिस्तान इस तरह से बन सकता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं दोनों बड़े डिस्टिंग्विश्ड हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तलाल चौधरी साहब। दोनों चौधरी हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में। तो गुफ्तगू का आगाज़ मेरा ख्याल है फवाद साहब ऑपोजिशन से करते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का जो तलाल चौधरी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप लोग कहते थे जी 31 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने अगर इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर अगला लाएमल होगा लॉन्ग मार्च होगा, या फिर इस्तीफे दे देंगे पार्लियामेंट से। लेकिन आज आप किधर खड़े हैं?
ये यू टर्न नहीं है। आप इमरान खान साहब को कहते हैं यू टर्न बड़ा लेते हैं, आप लोगों ने नहीं ले लिया यू टर्न, तलाल चौधरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल 31 जनवरी है और इसके बाद 4 फरवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास जो है वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। उस पे अगला लाहे अमल आपको और पूरी कौम को नजर आएगा। मैंने कम से कम ये जो इस वक्त माहौल बनाया गया है, इसमें मैंने ये देखा है कि ये पहली ऐसी हुकूमत है जो समझती है कि अगर ऑपोजिशन नाकाम ना हो तो हुकूमत कामयाब होती है। हुकूमत की कामयाबी ऑपोजिशन की नाकामी से नहीं है। हुकूमत की कामयाबी में यह है कि कौन से वादे उन्होंने किए थे, कितने रिफॉर्म किए, कितनी इकोनॉमी बेहतर की, कितने उन्होंने लोगों को सहूलतें फराहम की, कितना पाकिस्तान का वो नाम जो वो कहते थे कि बड़ा उजागर होगा वो होगा। यानी कोई, आप सारे दिन में अगर वुज़रा की 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो गाली से शुरू होती हैं, गाली पे खत्म होती हैं। कोई 10 में से एक कभी नहीं बताएगा आपको कि जनाब हमने वो 50 लाख घर देने थे, उसके कितने बन गए, कितने रह गए, 1 करोड़ नौकरियों का क्या बना है, ये जो महंगाई है इसकी वजह क्या है। और उसके बाद ये सारी की सारी गवर्नमेंट सिर्फ इस बात पर कायम है कि क्योंकि ऑपोजिशन नाकाम है। और मेरे भाई, पाकिस्तान की कामयाबी या पाकिस्तान के लोगों को हुकूमत की कामयाबी ऑपोजिशन की नाकामी में नहीं है। यानी आप अगर समझते हैं कि आपका इक़्तिदार जो है वो आपकी कामयाबी है, तो ये इक़्तिदार के 2.5 साल तो पूरे हुए खड़े हैं और उसके बाद अगला भी आ जाएगा। बात ये है, हम बड़े क्लियर हैं और हम आज भी उसी पर खड़े हैं। 4 फरवरी को हम फिर दोबारा से कौम के सामने लाहे अमल रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी जिद्दोजहद उस तरह की नहीं है कि हम जाकर पीटीवी पे कब्जा कर लें, हम जाकर वहां अंपायर की उंगली का अंदाजा करें। तलाल साहब, जी बिल्कुल 4 फरवरी को 3 दिन बाद खड़ी है। 3 दिन बाद क्या हो जाएगा सर? अगर 31 जनवरी 3 दिन बाद हम इतने अरसे से कुछ नहीं हो सका तो 3 दिन बाद क्या हो जाएगा? देखिए एहतशाम साहब, हम ये वाहद तहरीक है जो कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सहारों से जितनी भी अपोजिशन की तहरीकें चलती रही हैं, 58 2B से असेंबलियां टूटी हैं, यहाँ पर जो धरने और ये जो इनकलाब की बातें करने वाले उन्हीं से पूछ के और उन्हीं की आते रहे हैं और सब कुछ होता रहा है। लेकिन ये वाहद तहरीक है जो कि अवाम के जोर से चल रही है। हम कोई भी गैर आईनी ऑप्शन नहीं लेना चाहते, हालांकि हम समझते हैं कि ये हुकूमत नाजायज है। उसके बावजूद जितने भी जायज और कानूनी ऑप्शंस हैं जो आइन के अंदर जायज हैं वो हम ले रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये डिसलॉज होगी। ये बुजदारों के साथ हुकूमत नहीं खड़ी रह सकती और ये लोगों के घर गिराकर, मेरा मतलब है क्या कल्चर पाकिस्तान में आप प्रमोट कर रहे हैं। चौई फवाद साहब बैठे हैं, घरों पर भी आते हैं, लेकिन पहले फवाद चौधरी साहब का इसके ऊपर रिस्पांस ले लें। जो कुछ आपने कहा वो घरों के ऊपर हम आते हैं। सियालकोट में भी आज ख्वाजा आसिफ साहब के बेटे की जो हाउसिंग सोसाइटी थी, वहां पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि नाजायज तामीरात को हमने गिराया है। और उससे पहले आपको पता लाहौर में खोकर बरादरान के हवाले से यही वाकया हुआ। फवाद चौधरी साहब वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन की नाकामी में आपकी कामयाबी नहीं है, आपकी कामयाबी इसमें है कि आपने घर कितने बना दिए, आपने नौकरियां कितनी दे दी, आपने महंगाई कितनी कम कर दी। तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को? अच्छा, उनकी रिस्पॉन्ड करने से पहले मैं थोड़ा सा, आपने अपने इब्तदाई में जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच का जिक्र किया है, जब भी आप जैसा एंकर जो भी प्रोग्राम करता है तो पहली शर्त यह है कि आप अखबार की सुर्खी के ऊपर अपना इब्तदाइया नहीं बनाएं, बल्कि आप खुद जब महसूस करें कि यहाँ हम है तो फिर आप पूरी स्पीच सुने ताकि आपको उसके कॉन्टेक्स्ट का पता हो, ताकि आप जब अपना इब्तदाइया या नैरेटिव बना सकें तो वो सही हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही थी वो द न्यूज़ अखबार ने तो वही छापा जो आपने कहा था, लेकिन वो इन द बैकग्राउंड ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो लोग जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो 5 साल के इलेक्शन के लिए ही प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। एंड ही वाज एक्चुअली एम्फसाइजिंग कि हमारे मुल्क में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी ज़रूरत है। वो कभी ये नहीं कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, वो प्लानिंग की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरी बात, अब ये जो तलाल चौधरी साहब ने जो बात की है, 2 बातें मैं अपना रिस्पॉन्ड कर दूं जरा आपको, बाद में कर लीजिएगा। दूसरी बात जो तलाल चौधरी साहब ने ये बात कही है, पहली बात तो ये कि वो बात बिल्कुल उनकी ठीक है। हुकूमत जो है वो अपोजिशन की नाकामी के ऊपर नहीं, अपनी कारकर्दगी के ऊपर ही हुकूमत जो है वो कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो इशू है वो ये है कि आज 31 जनवरी है और 4 फरवरी को जब ये मिलेंगे तो मेरे ख्याल में तो अपोजिशन को 4 फरवरी को
फुल अपोजिशन डे मनाना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की अपोजिशन आपने खड़ी करने की कोशिश की पिछले चंद महीनों में, उसके आगाज से लेके इंतहा तक सिर्फ एक बेवकूफ़ियों की और एक सबक है कि पॉलिटिक्स में क्या नहीं करना चाहिए। आपने शुरू में, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो सारी अपोजिशन की सियासत है वो सियासी नाबालिगों के हाथ में चढ़ गई है। एक दिन कहते हैं धरना देंगे, दूसरे दिन कहते हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, तीसरे दिन कहते हैं रेजिग्नेशन करेंगे, और आखिर में सारे अपनी अपनी तनख्वाह के ऊपर ही काम करते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप लोगों को इसका हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा या अपोजिशन को क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत ने रिस्पॉन्ड करना होता है जो अपोजिशन बात करती है। अगर आप 24 घंटे हुकूमत के लोगों की जो है या प्राइम मिनिस्टर की और बाकी लोगों के ऊपर जो है वो आवाज़ें कसेंगे तो जाहिर है उधर से भी जवाब आएगा। पाकिस्तान की जो सियासत में अपोजिशन का भी मुस्बत रोल उतना चाहिए जितना कि हमें हुकूमत का मुस्बत रोल चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत से हम कहें कि वो तो मुस्बत रोल अदा करती रहेगी लेकिन अपोजिशन मनफी रोल अदा करती रहेगी। सो मेरे ख्याल में आगे चलने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत का रोल तो मुस्बत हो ही हो, अपोजिशन का रोल भी मुस्बत हो। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं तलाल चौधरी साहब के पास जाऊं, पहली बात तो ये कि आप थोड़ी ज्यादती कर गए फवाद चौधरी साहब। आपने कहा कि अखबार की सुर्खी के ऊपर अपना इब्तदाइया ना बनाया कीजिए। अखबार की सुर्खियों पर मैं इब्तदाइया नहीं बनाता, मैं जो दिल की आवाज़ होती है ना वो बोल देता हूँ, और मैं इब्तदाइया बनाता ही नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। जो दिल की आवाज़ उस दिन की होती है वो मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सामने, इस कैमरे के सामने आके बोल देता हूँ। सुन लीजिएगा आप ज़रा। दूसरी बात ये कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट के हवाले से कहा कि जी उनका मतलब ये नहीं, उनका ये मतलब था। दैट कुड बी योर इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन मेरी भी हो सकती है, और आप मुझे आज़ादी इज़हार राय तो देंगे कि अगर मैं इख्तलाफ करना चाहता हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या ये दिया सर कि इलेक्शंस जब 5 साल बाद किसी भी डेमोक्रेसी में आते हैं तो पॉलिसीज का तसलसल टूट जाता है, और साथ चीन की भी मिसाल दे दी थी, और वहां पे तो सिर्फ 1 पार्टी रूल है जो लगातार एक ही पार्टी वहां पे कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि स्टेटस को मुकम्मल खत्म करना है और आपने नए बुनियाद रखनी है किसी भी कौम की या मुल्क की, तो फिर उन्होंने तारीख से मिसालें दी कि खूनी इनकलाब आए, जहां पे आप ईरान में देखें खमीनी आया, उसने मुकम्मल स्टेटस को ख़त्म कर दिया। बल्कि और पीछे वो तो बनु उमैया और बनु अब्बास जब ख़त्म हुआ उनकी भी उन्होंने मिसालें दी। तो उससे एक इम्प्रेशन ये गया, माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वॉज कि वो चाहते हैं कि ये स्विच नहीं है नया पाकिस्तान जो कि वो कह रहे हैं, मुझे टाइम दो। और वो पहले कहते थे 90 दिन में, बाद में 6 महीने में, बाद में 1.5 साल में, अब 2.5 साल हो गए। मे बी इज लुकिंग फॉर अनदर टर्म, दैट इज माई इंटरप्रिटेशन। तो ऐसी कोई बात नहीं जी। मैंने कहा इसीलिए वाज़ेह कर दूं ना कि जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो दुरुस्त नहीं है, और इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह कर दिया। मेरी नजर में आपकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है, बट आई रिस्पेक्ट योर इंटरप्रिटेशन एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू रिस्पेक्ट माइन। आगे बढ़ते हैं जी। तलाल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब ने आपके हवाले से जो कुछ का ऑपोजिशन के हवाले से, किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे जी? देखिए, एक तो मैं चौधरी साहब से मैं अर्ज करता हूं कि अगर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो आपकी कंटिन्यूटी का नाम है, मैं कहता हूं पाकिस्तान में 100 साल भी इलेक्शन अगर ना हो और लेकिन बुज़दार साहब वजीर आला पंजाब रहे और असद उमर जैसे और इसी तरह के वो जो बुज़दार वफाकी हुकूमत में बैठे हैं वो रहें, तो ये पाकिस्तान फिर भी तरक्की नहीं करेगा। भैया आप कमाल करते हैं, यानी आपके पास धेले की टीम नहीं थी और आपने पूरा पाकिस्तान सर पे उठाया हुआ था कि मेरे पास बड़े 200 लोग हैं दुनिया से लाए हुए हैं। ये चौधरी फवाद साहब बैठे हैं, मुझे ये बता दें वजीर कानून कौन है जी, वो किसका है? मैं आपको गिनवाना, खजाना सबसे अहम होता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास वो सारे जो मर्जी हुकूमत करे सबसे अहम और बल्कि सेंटर फॉरवर्ड जो होता है वो होता है, और उसके वो आपका अपना नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा सूबा चलाने के लिए पाकिस्तान का जो कि पंजाब है जिसमें 12 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पे आपके पास वजीर आला की कोई तैयारी नहीं थी। आपने उठाकर एक अंडर ट्रेनिंग बंदे को, जिसको आप कहते हैं पहली दफा आया है, जो बेचारा तहसील काउंसिल नहीं चला सका, उसको बैठा दिया। अब आप कहते हैं मुझे कंटिन्यूटी चाहिए। किस बात की कंटिन्यूटी दें जी आपको?
यानी सारी बातें मैं फॉरेन अफेयर से शुरू हो जाता हूं। इसमें बुरा क्या है? मेरी बात सुनिए ना, आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर जो एक एतराज है, आप कहते हैं कि एक बंदा जो कि एक मिडिल क्लास से आया है उसको उठा के वजीर आला बना दिया, तो क्या मियां शहबाज शरीफ को हर बार वजीर आला होना चाहिए? पंजाब का 4 दफा उन्होंने वजारत आला एंजॉय किया है, पंजाब की 3 दफा वजारत उज़्मा मियां नवाज शरीफ साहब ने एंजॉय किया। पाकिस्तान के अवाम का बहुत बड़ा कंसर्न है, वो कहते हैं मारूसियत नहीं होनी चाहिए सियासत में, मिडिल क्लास को आगे आना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल कोई बात नहीं है जी। ये मारूसियत जो है, ये बड़े लोग वो टेस्टिंग टाइम से गुजर कर आते हैं। किसी का वालिद शहीद हुआ है, वालदा शहीद हुई है, किसी के साथ और देखे ना, उन्हें अवाम मुंतखब करते हैं। और मैं कहता हूं परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। क्या शहबाज शरीफ का मुकाबला बुज़दार साहब से किया जा सकता है? कभी भी नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस का जमीनों आसमान का फर्क है। हम परफॉर्मेंस की वजह से 30-40 साल से इस पार्टी को चला रहे हैं। और मैं आज भी कह रहा हूं, मैं फवाद साहब के सामने चीजें रख देता हूं, हमारे आप इकोनॉमी से शुरू हो जाए और मैं आपको वो आपकी जीडीपी से लेकर, महंगाई से लेकर, उसके बाद आप पंजाब की बात करते हैं, वो मैं आपको डेवलपमेंट से लेकर, मुफ्त दवाइयों से लेकर, और एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त फेलियर है, फेलियर। पूरे पंजाब में कोई डर खौफ नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। लेकिन मैं आपको दोबारा कह दूं, चौई फवाद साहब, खुदा का खौफ करें, मुखालफों के घर गिराने से हुकूमतें नहीं चलती। खुदा का वास्ता है, आप कोई तो इस यहाँ पर रवादारी कोई रहने दें इस यहाँ पर। और सर गवर्नमेंट कह रही है मैं सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था आपने। नहीं मेरी बात, मैं चौई साहब का कल बात तो सुन लें, तलाल मेरी बात, मेरी फ्लो ना तोड़ो ना जी, 1 मिनट तोड़ो। मेरे एहतशाम साहब, मेरी गुजारिश, मैं फवाद साहब की कल डेरे की दीवार तोड़वाऊंगा क्योंकि इसका नक्शा मुझे ठीक नहीं लगा। यार ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला है भाई, एक प्लान्ड कॉलोनी, अप्रूव्ड कॉलोनी, बिजली लगी हुई है, गैस लगी हुई है, सारे नक्शे, सारी रिक्वायरमेंट है। आप कहते ठीक नहीं था और आप सुबह उठ के वो घरा देते हैं। पूरी कॉलोनी के वहां घर, वहां सारी चीजें मौजूद है। खुदा का खौफ करें यार, हुकूमतें आपसे, अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो लोगों को दिखाने के लिए घर तो ना गिराएं। यानी ये हुकूमत इस तरह कर, मुझे चौई फवाद साहब ये बता दे, अगर ये ट्रेंड ठीक है तो ठीक है जी, फिर पाकिस्तान हम भी समझते हैं, फिर हम भी आएंगे तो यही कर लेंगे। चलिए, ये जो आपने कहा है, मैं चाहता हूं फवाद चौई साहब इसका रिस्पांस करें। हालांकि मेरे पास पूरी लिस्ट है। शहजाद अकबर साहब ने जो कहा है कि 36 रहनुमाओं से 2.5 साल के दौरान 210 अरब की जमीन हमने रिकवर की। जी फवाद साहब, जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि घर नहीं गिराने चाहिए, और ये बात भी सही है कि सियासी रवादारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सियासी रवादारी के नाम के ऊपर कब्ज़ों को जस्टिफाई करना शुरू कर दें, और अगर आप ये कहें कि नहीं, जिस तरह मसलन आप देखें ये खोखर साहब का जो घर है, छोटा सा घर है, लोगों के घर 2 कनाल में होते हैं, 4 कनाल में होंगे, बहुत बड़ी को तीर मारेगा 8 कनाल में होगा। ये घर, छोटा सा घर जो है वो 144 कनाल में है, और इस घर के अंदर जो सड़क बनाई गई है वो भी MNA फंड से जो है वो बनी है। और जब आप इसके अंदर 44 कनाल जमीन उठा के सरकार की शामिल कर लें, और उसके बाद आप कहें कि नहीं ये जमीन, इसको गिराना, दीवार को गिराना जो है, डेरा को गिराना बड़ा जुल्म और ज्यादती हो गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे आम लोगों को ये आप तासुर दे रहे हैं कि अगर आप सियासत में हैं, और चाहे आप अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, तो कब्जा करना आपका हक बन जाता है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जब से नवाज शरीफ साहब ने सियासत में कदम रखा, तो पाकिस्तान की सियासत में ये जो कब्जा करना है या प्लॉट्स की बंदर बांट है, वो एज अ बिजनेस एज नॉर्मल, बिजनेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर लिया गया। इन्होंने, आपको याद होगा कि जो सबसे पहला रेफरेंस नवाज शरीफ साहब पे बना था, वो ये बना था कि इन्होंने 5000 प्लॉट्स जौहर टाउन में उठा के एक दिन में लोगों को बांट दिए थे जब ये चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद उसके ऊपर घर बन गए, उसके ऊपर वो सारा अरबों रुपए का फैसला, वो कभी फैसला नहीं हुआ। मेरा ख्याल आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये जो शहजाद अकबर साहब ने जो पूरी लिस्ट जारी की है लोगों की, जिसमें आपने देखा है कि वो किस तरीके से लोगों की ज़मीनों के ऊपर और सरकार की ज़मीनों के ऊपर जो है कब्जा है, ये एग्जैक्टली वही फिनोमेना है जो हमने MQM का कराची में देखा था, जिसको चाइना कटिंग कहा जाता है, या वहाँ पे जो कब्जा, और जिसके ऊपर आपने देखा कि पूरे ऑपरेशन लॉन्च करने पड़े
उन कब्जों के खिलाफ, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली उसी को रेप्लिकेट किया PMLN ने, और पंजाब में मुख्तलिफ रकबों के ऊपर खसूसन हुकूमत के जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर कब्जा किया गया। और अब ये कहते हैं कि अब उन कब्जों को जब आप छुड़ाएंगे तो आप असल में जो है वो बदला ले रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो है अदालतों में कोई ऐसा इशू नहीं है, अदालतें आज़ाद हैं। जहाँ पे ज़्यादती होगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि गलत हो रहा है, वहाँ पे अदालतें रोक देंगी। जहाँ पर आपने सरकार की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, प्राइवेट लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे, वो आप खुद छोड़ दें। ज़्यादा बेहतर है अगर आपको बेइज्जती लगती है हुकूमत का बुलडोजर आना। ठीक है, मुझे मेरी गुजारिश ये है, मैं तलाल साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आपका राइट है, आप जरूर जवाब दीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। तलाल चौधरी साहब, आपने एक स्टेटमेंट दिया ब्रेक से पहले कि लोगों के घर ना गिराए हुकूमत की तरफ से जवाब आया। फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि अगर सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके घर कोई बनाएगा तो घर तो गिराना पड़ेगा। और शहजाद अकबर साहब ने जो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की, उसमें खोकर बरादरान, ख्वाजा आसिफ, गुलाम दस्तगीर खान, मियाँ जावेद लतीफ़, शाहनवाज रांझा, मायजा हमीद, जावेद हाशमी, चौधरी तनवीर, दानियाल अजीज, आबिद शेर अली के भी नाम है। और गवर्नमेंट कहती है इन सब ने कब्जे किए हुए नाजायज, तो ये तो हमने छुड़वाने। आप जवाब देना चाह रहे थे, फरमाइए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस लिस्ट का आप यहां से अंदाजा लगा लें कि ये किस कदर नैरो माइंडेड लोग हैं और किस कदर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये लिस्ट है कि पूरे पाकिस्तान के 70 सालों में इन्हें किसी और का कब्जा नहीं मिला, सिर्फ नून लीग के लोगों के नाम मिले। कोई एक नाम इसमें किसी और पार्टी का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी जज का, किसी जर्नैल का, किसी सहाफी का नहीं आप देखेंगे। पाकिस्तान में लगता है कि बसते सिर्फ नून वाले ही हैं, सिर्फ उनके नाम है। ये जरा देख लें, ये इनकी सोच का जरा अंदाज देख लें। और ये एहतसाब के वजीर हैं जिनको सिर्फ नून लीग नहीं बल्कि वो लोग नजर आते हैं जो बोलते हैं। कोई नून लीग का ऐसा बंदा नहीं होगा जो एक्टिवली आजकल पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, जो आजकल इनको बुरा ना लगता हो, जो आजकल इनके लिए दर्द सर ना बनाओ, सब उनके नाम होंगे। अब अगली बात, मैं जरा चौधरी साहब से 2-3 सवाल कर लूं। खोखर पैलेस एक मरले का है या एक मुरब्बे का है? अगर अल्लाह ताला ने उनको पैसे दिए हैं, जायज दिए हैं, तो वो बेशक इससे भी बड़ा बनाए। आप कौन होते हैं? और मेरा मतलब सिर्फ आप किसी को ये कह के तो नहीं घर गिरा सकते कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। तो इस तरह तो इस्लामाबाद में बड़े घर से पहले कहां से शुरू करना चाहिए? दूसरी बात, मुझे ये बताएं, वो जमीन 4 दफा बिक चुकी है और चौथे बायर जो है वो खोखर बरादरान थे। उसके बाद उस पे क्या कहते हैं, कोर्ट चले जाएं। कोर्ट का तो स्टे मौजूद था। अब क्या कहां जाएं, किसके आगे जाएं? और ऊपर से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नौकर बने हुए हैं। वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर वो जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं वो रफीक साहब, अल्लाह को उन्होंने जान लगता नहीं देनी, या स्टेट के मुलाजम नहीं मुलाजम बने, उससे लेकर डीसीओ तक नौकर बन के और गैर कानूनी अहकामात को करते हैं। मैं सियालकोट का वादा, मैं चौधरी साहब के सामने इनको जज बना देते हैं, चौधरी फुआद साहब को मैं कागज सामने रख देता हूं सियालकोट के, चौधरी फुआद फैसला कर दे कि वहां गलत हुआ या सही हुआ। खुदा का वास्ता है चौधरी साहब, मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई जो है बनी गाला से शुरू होगी और आपके और मेरे डेरों तक आएगी। ये काम, ये हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। आप ना चीनी कंट्रोल होती है, ना आटा कंट्रोल होता है, ना आपसे कोई इकोनॉमी कंट्रोल होती है, ना कश्मीर आपसे रुका है। से बात करते हैं, जो बातें हमारे घर गिरा के ये काम, अगर आपने गिराने हैं हम हाजिर हैं, हमारे ऊपर से बुलडोजर गुजार दे, लेकिन हम अपनी आवाज उठाएंगे। सही नहीं, ये जो बात ये बात आपको बताऊं कि आप कोर्ट में गए, आपको सिविल कोर्ट से जो है उसके ऊपर आपको स्टे नहीं हो सका। वहां पे सेशन कोर्ट ने अपील खत्म कर दी, उन्होंने कहा आपने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की है। उसके बाद हाई कोर्ट में आप गए, हाई कोर्ट ने भी जो है वो कहा कि जो मामला है, घर तो गिरा ही नहीं है, जो एक्सेसिव लैंड स्टेट लैंड है उसके लिए आप जो है जाके रिज्यू करें सिविल कोर्ट से, और सिविल कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपको जो खोखर बरादरान है उन्होंने पूरे फैक्ट्स नहीं बताए हुए। अगर आपको फैक्ट्स पता होते तो आप
को भी ये जज्बाती चॉइस साहब, मुझे पता है आप सियालकोट पे आ जाए, सियालकोट के जज आप बन जाए, मैं आपके सामने कागज रख देता हूं और पूरी कौम देख ले और इसी तरह टीवी पे फैसला कर दें कि जायज है कि नाजायज है। पहले खोखर बरादरान वाला चूंकि मामला आपने उठाया ना, तो वो क्लियर कर लेते हैं। मैं दोनों, मैं आपकी अवेलेबिलिटी पे दोनों के रख देते हैं। देखें आप सियालकोट वाले पे जो है वो आप देख लें। सियालकोट वाले में भी दोबारा मैं यही कहूंगा कि जो कागजात हैं या जो ये मामला कोई अब से तो नहीं चल रहा, ये तो तकरीबन जो है वो 3-4 महीने से चल रहा है। और सियालकोट में भी हर आदमी को ये बात पता है कि कैसे ये सारा हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरीके से आज बिलियनर हैं माशाल्लाह, और जो प्रॉपर्टीज उनके पास हैं या जो चीजें उनके पास है और जो उनके अकाउंट्स की डिटेल हमारे सामने आई हैं, उनको किस मुंह से कोई डिफेंड कर सकता है। अब देखें, इशू ये है, प्रॉब्लम ये है तलाल भाई, जहां आप रवादारी की बात करते हैं ना, वहां पे बदमाशी से पहले रवादारी है। ये नहीं हो सकता ना इस तरह से। तो फिर कल हम कहेंगे कि कराची में देखें जी अल्ताफ हुसैन तो बड़ा पॉपुलर था, उसके भी सारे गुनाह माफ कर देने चाहिए। अगर जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने जिस तरीके से आज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस के ऊपर वो आके बैठ गए, जिस तरीके से ये खोखर बरादरान बैठ गए या बाकी लोग बैठ गए, इसी से तो सियासत का सारा माहौल गंदा हुआ है। इसी से तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पाकिस्तान के अंदर कि सियासत में ये बिथ बन गई। इमरान खान का जो राइज हुआ वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि आपके यहाँ पे ये बना लिया कि चले कोई नहीं, खाता है तो लगाता भी तो है ना। पाकिस्तान में करप्शन वगैरह, कब्जा वगैरह तो आप लोगों के PMLN के दौर अदवार में एक रूटीन बन गई थी, और ये इसलिए ज्यादा अच्छा, एक जो इनका क्वेश्चन है फवाद चौधरी साहब, एक सवाल इनका वैलिड है। मैं चलें ये जो भी लिस्ट इशू की है शहजाद अकबर साहब ने, उससे हट के बाकी जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में जिनका दूसरी सियासी जमातों से या हुकूमती सियासी जमात से ताल्लुक है, या कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई सहाफ़ी है या कोई वकील है, और कहीं पे कहीं नाजायज़ कब्जे जो है उनको भी तो आपको चेक करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। नैयर बुखारी साहब का नाम है इसमें। नैयर बुखारी साहब ने कायद आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था, वो कब्जा जो है वो खाली कराया है। इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं, मैं 100% बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने जो बाकी कार्रवाइयाँ की हैं, उन्होंने लिस्ट जो है उसमें वो नाम नहीं डाले, और लिस्ट उन्होंने वही डाली है जो कि PMLN के ज़्यादा लोग थे, बिकॉज वो एक उस वक्त चूँकि ऑब्जेक्शन ज़्यादा PMLN की तरफ से आ रहा था, तो उनके केसेस के हकायक उन्होंने बताए हैं। अदरवाइज इसमें नॉन पोलिटिकल भी डेफिनेटली शामिल होंगे, एंड आई थिंक शहजाद कैन इशू दैट लिस्ट एज वेल। चलिए, अपना तलाल चौधरी साहब, आपने उन्हें जज बनाया था, उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया, मैं ये तो नहीं कहूँगा वर्डिक्ट सुना दिया, आपकी तसल्ली होगी है? उन्होंने कहा, मैं तलाल साहब ने कहा कि मैं कागज रखूंगा सामने, तो वो कागज जो है वो आप अदालत के सामने रखें, हमें भी जरूर दिखाइए। एहतशाम भी वकील है, मैं भी वकील हूँ, हमें भी दिखा। मैं अदालत के सामने जरूर रखेंगे। एहतशाम साहब, एक मिनट, इस गल नूं निबेड़ लईए ना। मैं दोबारा कहता हूं, ऑन एयर कहता हूं, टाइम बनाए, सियालकोट के कागज मैंने तो जज ही आपको बना दिया है, चले एहतशाम साहब भी जज बन जाए। कम से कम आप अपना कोई माइंड अप्लाई करेंगे ना कागजों पर, और उस पर बता दीजिएगा यार, खुदा का खौफ करें। यानी उस कॉलोनी में वहां कोई 100 घर बना हुआ है, बाकी कोई नाजायज नहीं था उस कॉलोनी में। बाकी में कमाल करते हैं, उस पूरे सियालकोट में आपको मिला है ख्वाजा आसिफ इसलिए क्योंकि वो आपको चुभता है। यानी जो रिजेक्टेड माल है सियालकोट का, वो उठा के आपने कैबिनेट में भर्ती कर दिया, कोई पंजाब में, कोई वफाक में, जो कि सियालकोट से रिजेक्टेड है, और उसके बाद आप ख्वाजा आसिफ जवाब कागजात शेयर करेंगे, उसके ऊपर अपनी राय तो हम दे सकते हैं, लेकिन जज ना मैं हूं, फवाद भाई को आप राय देना, नहीं, लेकिन जज तो मेरी गुजारिश होता है, फिर वो कोर्ट ही होती है, वो उसके मुताबिक चलेगा। लेकिन मैंने आपको एक और चीज दिखानी है तलाल चौधरी साहब, एक और चीज मैंने आपको दिखानी है और उसके ऊपर आपका रिस्पांस लेने हैं। वजीराबाद में आपकी पार्टी बहुत मसरूफ है ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन वहां पे एक अजीबो गरीब वाकया हुआ। आपकी पार्टी के चंद अहम लीडरान स्टेज पर मौजूद थे और आपके एक वर्कर ने आकर इस्तीफे का ऐलान किया। किस तरह से, ये जरा देखिए। मैं आप सबकी मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान करता हूं। अब आप कहते तो हैं कि ऑपोजिशन की नाकामी को हुकूमत की कामयाबी ना समझा जाए, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं, हम क्यों ना समझें कि ऑपोजिशन अनपॉपुलर हो रही है? तलाल चौधरी साहब,
एहतशाम साहब, मैं आपके साथ माजरत के साथ, आपका बहुत बड़ा चैनल है और आपके वहाँ जो भी आपके लोग हैं वहाँ पे उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसकी आपके लोगों ने पूरा कवर किया है। इसी आदमी ने 10 मिनट बाद आकर पूरे पंडाल से माजरत की है, पूरी लीडरशिप से माजरत की है। उसने कहा मुझे किसी छोटे एक कारकुन था, उससे मुझे कोई शिकायत थी, मैं जज्बात में कह बैठा हूं, मैं माफी मांगता हूं, और वो मुस्लिम लीगी है आज भी। उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। को प्रेशराइज देखे गुजारिश देखे ना, नहीं देखे गुजारिश पता क्या है, ये देखे ना, मैं आपका प्रॉब्लम नहीं कहता, मैं अब आपका चैनल का नाम भी नहीं लेता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद अपने एहतसाब देखे ना, अब आपने वो दिखा दिया जो 10 मिनट के बाद का वो नहीं आपने दिखाया, और उसके बाद वजीराबाद का रिजल्ट आ जाएगा ना जी। उस बात ये है कि उस जुल्म में उसके मुहर्रकात हो सकते हैं। 10 मिनट बाद ही आके उसने इस्तीफा वापस ले लिया और माजरत भी कर ली। सर जी, बंदे जज्बाती होकर कई दफा कर लेते हैं, और उसके बाद देखे ना, खबर हमें पूरी देनी चाहिए। ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब से पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने महंगाई के हवाले से एक ट्वीट किया, सद उमर साहब ने भी मजीद उसको इंटरप्रेट किया। महंगाई की बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि माशी हवाले से मजीद खुशखबरी है कि गिरानी में कमी के हवाले से हमारी काविशें बारावर हो रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कोर इन्फ्लेशन आज इस सतह से नीचे है जिस पर यह हमारे हुकूमत संभालने के वक्त थी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, सवाल ये कि कोर इन्फ्लेशन की हम अगर बात करें तो आपको भी ये बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि कोर इन्फ्लेशन जो होती है वो माइनस फूड एंड एनर्जी इन्फ्लेशन होती है, और यही दो चीज़ें जो गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा तंग करती हैं, ये भी आप जानते हैं। अगर हम गैस के हवाले से बात करें तो OGDC ने अभी भी 2 दिन पहले समरी दी है गैस की कीमतें बढ़ाने की। बिजली की कीमतों में इजाफा पहले भी हो चुका, मजीद एक्सपेक्टेड है। 15 दिन पहले पेट्रोल 3 से 5 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, और अभी भी समरी आई है 12 रुपये बढ़ाने की ओगरा की। और वफाकी इदारा शुमारियाती हमें ये बता रहा है कि पिछले 1 साल में देहात में 43% फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है और शहरों में 28%। तो कैसे इंटरप्रेट करें हम प्राइम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट को? नहीं, बिल्कुल, देखिए ना, हर तरह की महंगाई जो है उसको हमने जहन में रखना है। जहाँ तक बिजली और गैस की कीमतों का ताल्लुक है, उसका बरह रास्त ताल्लुक है जो PMLN की तलाल चौधरी साहब की जो पिछली गवर्नमेंट है उससे। उसमें इसने, देखिए बड़ा सिंपल है ना, इन्होंने ये किया कि पहले तो 10,000 मेगावाट बिजली आज पाकिस्तान में एक्सेस है हमारी ज़रूरत से। सिर्फ इस 10,000 मेगावाट की वजह से 6 रुपया कीमत आपको इस साल बढ़ानी है बिजली की। अब अगर लेकिन इसके बावजूद हमने पिछले साल भी जो है वो बिजली की, अब बिजली की एक यूनिट जो है वो आपको तकरीबन इस वक्त 6 रुपये, 5.5, 6 रुपये का आपको बनाना पड़ता है, और आप तकरीबन निसफ कीमत में आगे कंज्यूमर को दे रहे हैं। अब आपका जो बाकी पैसा है आप कहाँ से लाएंगे? आप टैक्स पेयर से ही लाएंगे ना, किधर से लाएंगे? सो इन्होंने फिर दूसरा काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो सारे बिजली के प्लांट्स लगाए वो दरामदी फ्यूल के ऊपर, यानी बाहर से जो फ्यूल आता है, यानी फर्नेस ऑयल है, डीजल है, गैस है, उसके ऊपर लगा दिए। और 42% अब जब आपका डॉलर 100 रुपये से 160 रुपये पे जाता है, और आपकी जो इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन है प्राइस की वो डायरेक्टली बिजली पे आती है। तो अब आप जब एक चीज़ इस तरह ये ना, जैसे आप घर चला रहे हैं, घर के अंदर अखराजात ज़्यादा है और आमदनी कम है, तो घर जो है ज़ाहिर है उसको प्रॉब्लम होंगी। सो अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म की गवर्नमेंट इन्होंने 10 साल हमें दी, आप देखिए जिस दिन PMLN ने गवर्नमेंट संभाली थी, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बड़े स्टॉलवर्ड समझते हैं खुद को गैस का, जब वो वजीर पेट्रोलियम बने या वजीर एनर्जी बने तो 1 रुपया भी गैस के ऊपर कोई सर्कुलर डेट नहीं था। जब वो छोड़ के गए तो 157 अरब रुपए का डेट छोड़ के चले गए। इसी तरीके से जो बिजली का जो इन्होंने हशर किया आकर के, वो आप देखिए हर साल कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं आपकी बढ़ती जा रही हैं, आपको ज़रूरत जो है वो आपकी कम है। सो एक ऐसे धंधे में हमें फंसा गए हैं ये PMLN की जो गवर्नमेंट थी, तो उससे निकलने के लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी एफर्ट दरकार है, और वो हम जाहिर कर रहे हैं और उसमें वक्त चाहिए। ठीक है तलाल चौधरी साहब, किस धंधे में फंसा गए आप इस हुकूमत को? और दूसरा ये खान साहब कह रहे हैं जी कि
आपके टाइम पे जो इन्फ्लेशन थी उस हवाले से सीपीआई का उन्होंने कहा जी वो 5.8% थी, उसको हम 5.7% पर ले आए, और कोर इन्फ्लेशन जो थी वो 7.6% थी और अभी 5.4% पे आ गई है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? एहतशाम साहब, एक तो बिल्कुल ठीक कहा है चौई साहब ने कि ये धंधा इनके लिए, जिसने चीनी चोरी करनी हो, कैबिनेट वजीर रखे हो चीनी के लिए, आटे के लिए अलहदा वजीर रखा हो, दवाइयों के लिए अलहदा रखा हो, पेट्रोल के लिए अलहदा रखा हो, माफिया के लिए, तो उसको धंधा ही लगता है। मैं चौई साहब को दो चीजें बता देता हूं और बड़ी पाकिस्तान की लोग भी देख रहे होंगे, और अगर ये तवज्जो दें तो बिजली नवाज शरीफ की तरह ये भी कौम को सस्ती दे सकते हैं। सिर्फ मसला इनका क्या है कि बड़े इनको काम आता नहीं है। 93% पे हमने बिल कलेक्शन छोड़ी थी, 93% पे, इस वक्त 86% पे है। एक पॉइंट गिरता है तो 20 अरब रुपए का नुकसान होता है, जो कि फिर लोगों को बिजली बढ़ाकर पूरा करना पड़ता है या सर्कुलर डेट में जाता है। उसके बाद जो लाइन लॉसेस थे वो हमने 18% पे छोड़े थे ओवरऑल, इस वक्त वो 21% है। चोरी जब आप रोकेंगे नहीं, बिल आप लेंगे नहीं, तो कहेंगे नवाज शरीफ कर गया। और मेरे भाई नवाज शरीफ देखे ना कैसा वो जबरदस्त आदमी था, कहते खजाना खाली था लेकिन डॉलर कंट्रोल था, इन्फ्लेशन कंट्रोल थी, जीडीपी बढ़ रहा था। वो कहते खजाना खाली था, 10,000 मेगावाट लगा गया। वो क्या बिजली की लोड शेडिंग थी वो खत्म कर गया है। सीपैक की वो मेरा मतलब 46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर गया है। और आप मुझे एक मेरी गुजारिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फवादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। 31 जनवरी आज गुजर गई। अब पीडीएम ने जो कहा था लॉन्ग मार्च करेंगे, वो तो पता नहीं अब क्या होगा, 4 फरवरी को पता चलेगा। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।